कभी सोचा है कि कैसे कुछ 100 लोगों से बात करके ही चुनावों के नतीजों की भविष्यवाणी हो जाती है? या ये कैसे तय होता है कि कोई नई दवा करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षित है? इन सब के पीछे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक काम करती है जिसे कहते हैं सैम्पलिंग। आज हम इसी की दुनिया में उतरने वाले हैं। और कमाल की बात यह है कि इतने बड़े और जरूरी सवालों के जवाब अक्सर बहुत ही छोटी सी चीज से शुरू होते हैं। मतलब ये तो जाहिर सी बात है, हर एक इंसान पर किसी चीज को टेस्ट करना या हर एक व्यक्ति से जाकर सवाल पूछना ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है, चाहे वो किसी देश की पूरी आबादी हो या किसी बीमारी के सारे मरीज। और देखिए, ये जो छोटा सा उदाहरण है ना, यही सैंपलिंग की पूरी कहानी कह देता है। जैसे वो गृहिणी सिर्फ कुछ दानों से ही पूरे पतीले के चावल की क्वालिटी जान जाती है, ठीक वैसे ही रिसर्चर्स पूरी आबादी को समझने के लिए एक छोटे से ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस आइडिया को और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर पूरी आबादी को स्टडी करना इतना मुश्किल क्यों है। फिर हम जानेंगे कि एक अच्छे सैंपल में कौन से 2 गुण होने ही चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि सैंपल का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें किसी तरह के झुकाव या बायस से कैसे बचा जाए, और आखिर में सैंपलिंग के कुछ सबसे कॉमन तरीकों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं कि पूरी आबादी, जिसे स्टैटिस्टिक्स की भाषा में यूनिवर्स भी कहते हैं, उस पर रिसर्च करना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, आसान भाषा में पैरामीटर वो असली सच है जिसे हम जानना चाहते हैं, जैसे कि देश में लोगों की औसत हाइट, और स्टैटिस्टिक उस सच का एक अंदाजा है जो हम अपने छोटे से सैंपल से निकालते हैं। तो हमारा मकसद क्या होता है? मकसद बस इतना है कि सैंपल से मिला स्टैटिस्टिक उस असली पैरामीटर के जितना हो सके उतना करीब हो। अब सवाल उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? देखिए, पूरी आबादी को स्टडी करना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि इसमें बेहिसाब पैसा, वक्त और मेहनत लगती है। और सोचिए, जब टीम इतनी बड़ी हो तो हर किसी के काम करने के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है, जिसका सीधा असर नतीजों की सटीकता पर पड़ता है। तो अब ये तो साफ है कि हमें एक छोटे हिस्से पर ही निर्भर रहना होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो हिस्सा बहुत बहुत सावधानी से चुना जाए। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। मतलब ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना सैंपलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। एक तरफ है साइज़, क्या हमारा सैंपल इतना बड़ा है कि उसके नतीजों पर भरोसा किया जा सके, और दूसरी तरफ है निष्पक्षता, क्या हमारा सैंपल सच में पूरी आबादी की सही तस्वीर दिखाता है। ये गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं, एक भी ना हो तो बात नहीं बनेगी। तो चलिए पहले बात करते हैं पहली कुंजी की, सटीकता या प्रिसिजन की। आखिर सैंपल का आकार हमारे नतीजों पर कैसे असर डालता है? एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है जिसके पास टाइफाइड के 3 मरीज आते हैं और बदकिस्मती से तीनों की मौत हो जाती है। पहली नज़र में तो ये 100% मृत्यु दर दिखाता है, जो कि बहुत भयानक है। तो क्या सिर्फ इस एक जानकारी से हम ये मान लें कि डॉक्टर नाकाबिल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सैंपल साइज का खेल समझ आता है। दिक्कत ये थी कि सैंपल बहुत ही छोटा था। असल में उस दौर में टाइफाइड से मृत्यु दर 20 से 30% थी। तो ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि डॉक्टर के पास वही 3 केस आए जो सबसे ज्यादा गंभीर थे। तो सवाल ये है कि कितना बड़ा? स्टैटिस्टिक्स में एक अंगूठे का नियम है। वैसे तो ये हर स्टडी के लिए अलग होता है, पर अक्सर 30 से बड़ा सैंपल साइज एक अच्छी शुरुआत माना जाता है। ये नियम सेंट्रल लिमिट थ्योरम नाम के एक सांख्यिकीय सिद्धांत से जुड़ा है, जो मोटे तौर पे ये कहता है कि जब सैंपल काफी बड़ा हो जाता है तो उसके नतीजे ज्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं। तो सैंपल का साइज तो ठीक हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे जरूरी कुंजी पर, यह पक्का करना कि हमारा सैंपल निष्पक्ष हो, यानी अनबायस्ड हो। सिर्फ आकार ही सब कुछ नहीं है, सैंपल को बड़ी आबादी का सच्चा आईना भी होना चाहिए। ये पूर्वाग्रह या बायस हमें एक तोड़ मरोड़ कर पेश की गई तस्वीर दिखाता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अक्सर अनजाने में ही हमारी स्टडी में घुस जाता है। ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, अगर हम किसी महंगे प्राइवेट मैटरनिटी होम में पैदा हुए बच्चों का औसत वजन लें और उसे पूरे देश का औसत बता दें, तो ये गलत होगा, क्योंकि वो सिर्फ अमीर परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह प्राइवेट क्लिनिक और सरकारी अस्पताल के मरीजों में भी जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस बायस, इस पूर्वाग्रह से बचा कैसे जाए। इसके लिए रिसर्चर्स कुछ खास तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आबादी में मौजूद हर इंसान के चुने जाने का कोई ना कोई चांस होता है।
आइए कुछ सबसे आम तरीकों पर एक फटाफट नजर डालते हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जो एक लॉटरी की तरह है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जो एक तय पैटर्न पर चलती है, और स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जो ये पक्का करती है कि आबादी के सभी जरूरी ग्रुप्स शामिल हों। ये सबसे सीधा और आसान तरीका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टोपी में बहुत सारी पर्चियां डालकर उनमें से कुछ को चुन लेना। इसमें हर पर्ची के चुने जाने का बराबर मौका होता है। ये तरीका भी काफ़ी आसान और सुविधाजनक है। मान लीजिए आपके पास 1000 लोगों की लिस्ट है और आपको 100 लोग चाहिए। आप हर 10वें व्यक्ति को चुनेंगे। बस पहला व्यक्ति रैंडम तरीके से चुन लिया जाता है और फिर वहां से हर 10वें व्यक्ति को सैंपल में शामिल कर लिया जाता है। ये तकनीक तब बहुत काम की होती है जब आबादी में अलग अलग तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स हों। जैसे अगर किसी स्कूल में सर्वे करना है तो ये पक्का किया जाएगा कि सैंपल में हर क्लास के कुछ बच्चे जरूर शामिल हों, ताकि किसी एक क्लास की आवाज़ छूट ना जाए। तो आखिर में बात घूम फिरकर उसी सेब वाले उदाहरण पर आ जाती है। हमारा लक्ष्य हमेशा एक ऐसा सैंपल चुनना होता है जो बेतरतीब ढंग से चुने गए उन 30 सेबों की तरह हो, जो पूरे ढेर की विविधता, छोटे बड़े मीठे खट्टे, सबका सही मायने में प्रतिनिधित्व करे। तो याद रखिए, एक अच्छा सैंपल वो है जो न सिर्फ काफ़ी बड़ा हो बल्कि निष्पक्ष रूप से भी चुना गया हो। ये जानकारी किसी भी डेटा या स्टडी को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल देती है। तो अगली बार जब कोई हेडलाइन या कोई रिपोर्ट कोई बड़ा दावा करे तो एक पल रुककर बस एक सवाल पूछना है, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना सैंपल कैसे चुना था? यकीन मानिए, ये एक सवाल आपको सच्चाई के बहुत करीब ले जा सकता है।